इस वीडियो में हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर बाद में उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रदरफोर्ड से पहले जो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था उसमें से क्या मसला था कि थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने अपने टीचर का मॉडल रिजेक्ट करते हुए अपना मॉडल प्रेजेंट किया। तो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम एक पॉजिटिव चार्ज की एक बॉल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली ही पड़े हुए हैं। लेकिन थॉमसन का यह मॉडल बहुत अनस्टेबल था। मसलन थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम के अंदर कम से कम 1000 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी एटम डिस्कवर नहीं हुआ जिसमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों। बल्कि जो सबसे लास्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम है उसमें भी 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इसके अलावा साइंटिस्ट ने यह कहते हुए थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट किया कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि थॉमसन के अकॉर्डिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एटम में पेनिट्रेटेड हैं, तो इसीलिए ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल करेक्ट नहीं हो सकता। फिर थॉमसन के बाद भी काफ़ी लोगों ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए, लेकिन इनमें से कोई भी मॉडल एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं था सिवाय रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो 1908 से लेकर 1913 तक रदरफोर्ड और उसके कुछ स्टूडेंट्स ने एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिन्हें हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स में एक बहुत थिन मेटालिक फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई, जिसके बाद इन अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को स्टडी किया गया और फिर इस स्टडी के नतीजे में अल्टीमेटली रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। लेकिन इससे पहले कि हम एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करें, हम पहले उस एक्सपेरिमेंट को और उसके रिजल्ट्स को समझ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स मेनली मार्स्टन और गाइगर ने रदरफोर्ड की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए थे और इसीलिए इन एक्सपेरिमेंट्स को गाइगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इन एक्सपेरिमेंट्स में 3 मेन कंपोनेंट्स थे: सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एक थिन मेटालिक फॉइल और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ताकि अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को डिटेक्ट किया जा सके। अल्फा पार्टिकल्स के लिए रेडियम एलिमेंट को सिलेक्ट किया गया, जिसे एक लेड के ब्लॉक के अंदर बंद किया गया था और सामने की तरफ एक होल था ताकि रेडिएशन सिर्फ सामने की तरफ से ही बाहर आ सके। अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम एटम के न्यूक्लियस को कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, और इन पार्टिकल्स को भी रदरफोर्ड ने ही डिस्कवर किया था। जब ये अल्फा पार्टिकल्स तेजी के साथ एक बहुत पतले गोल्ड फॉइल पर जाकर स्ट्राइक करते हैं, तो इस स्ट्राइक के बाद ये अल्फा पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, यानी स्कैटर हो जाते हैं। और इस स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करने के लिए उस गोल्ड फॉइल के अराउंड एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन इंस्टॉल की गई थी, ताकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक करें तो एक ग्लो नजर आए, जिससे अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को देखा जा सकता था कि वो किस डायरेक्शन में और किस एंगल में स्कैटर हो रही हैं। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट में लेड की प्लेट्स भी यूज़ की गई थी, जिनमें एक छोटा सा होल था ताकि दूसरी अल्फा रेस ब्लॉक हो जाएं और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के साथ इंटरफेयर ना कर सकें। ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने से पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सभी अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से सीधे पास कर जाएंगे और गोल्ड फॉइल के एग्जैक्ट पीछे एक ग्लो नजर आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गोल्ड फॉइल की बैक साइड पर ग्लो पैदा तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही फ्लोरेसेंट स्क्रीन के कुछ दूसरे एरियाज भी ग्लो कर रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा ग्लो तो इस रीजन में था। उसके बाद स्क्रीन के इन 2 एरियाज में भी एक एवरेज सा ग्लो पैदा हो रहा था। फिर स्क्रीन के फ्रंट एरियाज में कम ग्लो था और इस सामने एक एरिया में सबसे कम ग्लो हो रहा था। ये रिजल्ट्स थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज सारे एटम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिससे उस एटम के ऊपर एक बहुत ही वीक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और इसीलिए ये फास्ट मूविंग पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स उन एटम में से बगैर किसी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन के सीधे पास कर जाने चाहिए और फिर स्क्रीन के सिर्फ इसी रीजन में ग्लो नजर आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो एटम्स को सॉलिड बॉल्स की तरह होना चाहिए ताकि सभी अल्फा पार्टिकल्स ब्लॉक हो जाएं और हमें सिर्फ स्क्रीन के सामने वाले एरियाज में ग्लो नजर आए। लेकिन ऐसा भी नहीं था। तो फिर रदरफोर्ड ने सोचा कि क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से सीधे पास कर रहे हैं, तो शायद गोल्ड के एटम्स के अंदर की स्पेस मोस्टली खाली है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स को कोई चीज़ रोक नहीं रही और वो सीधा पास कर रहे हैं और हमें फ्लोरेसेंट स्क्रीन के इस हिस्से में ग्लो नजर आ रहा है। फिर जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर सेंटर में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है जो इन पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते को चेंज कर रहा है और इन्हें रिपेल कर रहा है, और इसीलिए हमें इन रीजन में ग्लो नजर आ रहा है। इसके साथ ही वो जो पॉजिटिव सेंटर है वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो लाजमी तौर पर एटम का सेंटर बहुत छोटा है और इसीलिए स्क्रीन के इस रीजन में सबसे कम ग्लो पैदा हो रहा है। एटम के इस पॉजिटिव सेंटर को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। इसके अलावा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव सेंटर के अराउंड सर्कुलर पास में मूव कर रहे हैं, जिन्हें ऑर्बिट्स कहा गया, और इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की पॉजिटिव इलेक्ट्रोसिटी अट्रैक्शन एटम के अंदर बांध कर रख रही है। और ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन था। इस एटॉमिक मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस को एक सन से रिजेंबल किया गया था, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि जिस वक्त रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, उस वक्त उसने प्रोटॉन्स को डिस्कवर नहीं किया था। इसीलिए 1911 के एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस सिर्फ एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह था, जिसे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया गया।
इसके अलावा उस दौर में न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो रदरफर्ड ने उन न्यूट्रॉन्स की जगह पर प्रोटॉन्स को ही प्लेस किया, जो कि इस एटॉमिक मॉडल में एक फॉल्ट था। लेकिन रदरफर्ड के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियोस मैंने इधर अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बोर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।